Jai Hind everyone. So today we are here to start the entire syllabus of FCAT. कुछ लोगों ने तैयारी कर ली होगी है ना, कुछ लोग अभी ऐसे मोड पे होंगे जो अभी सो के जागे हैं ना, जैसे जैसे नोटिफिकेशन आया एग्जाम का तभी खुद को जगाया, सोचा थोड़ा पढ़ लिया जाए, लास्ट टाइम तो नहीं कर पाए थे, इस बार थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। पर बात बहुत छोटी सी है, ठीक है। एक कोट है हिंदी में, सहज पके सो मीठा होवे, है ना। इसका मीनिंग सिंपल सा होता है, ऐसा फल जो आराम से पकता है ना, जो हाइब्रिड नहीं होता है ना, वो हेल्दी भी होता है और नो जो नेचुरल फ्लेवर होता है उसमें वो भी आता है, ठीक है। तो इट्स अ बिटर ट्रूथ कि जो आपसे 6 महीने पहले तैयारी कर रहे हैं वो 100% आपसे बहुत आगे होंगे, है ना। पर क्योंकि एग्जाम में हर किसी को एआर बनाने की जरूरत है नहीं, है ना, ये भी एक फैक्ट है। आपको क्या चाहिए, एक सीटी तो चाहिए ना, तो उसके लिए पढ़ाई कब से शुरू कर सकते हैं, आज से भी शुरू कर सकते हैं। पर वो नहीं कि आपने एग्जाम से ठीक एक दिन पहले झंडे गाड़ दोगे, तो दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। स्टिल यू आर हैविंग टाइम। सो बहुत ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है एफकेट के एग्जामिनेशन में जो सिलेबस है इट इज वेरी लिमिटेड, ठीक है। एडवांस वाला पोर्शन आता ही नहीं है, केवल अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर्स आते हैं और कुछ चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि परसेंटेज, एसआई, सीआई, ठीक है, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया। इनसे ऐसा लगता है कि सारे क्वेश्चन इन्हीं से आ रखे हैं ना। अब नंबर सिस्टम है, क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी एक दो भी क्वेश्चन आते हैं ना, कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मिसलिनियस बन गए, है ना, सिंप्लीफिकेशन में ऐड होके या नंबर सीरीज के। तो अब एफकेट में क्या है, अनसर्टेनिटी भी है। क्वेश्चन पैटर्न तो सेम है कि हम थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब एक्चुअली अगर अगर आपकी थोड़ी डिसेंट मैथ है, आपने अच्छे से मैथ्स पढ़ी है 12वीं तक और सीडीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक से बैठ के अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो एक हफ्ते में भी एफकेट के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस के 20 के 20 सही कर सकते हैं आप, है ना। पर अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो स्टिल यू आर हैविंग टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम देके भी आप एफकेट में 20 में से तो मरे से मरे हालत में भी 17 से 18 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। तो एफकेट के एग्जाम का मैथ्स उतना टफ है नहीं। चलो लेट्स मूव फर्दर। हम फिर से नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर है अपना उससे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर को मैं बहुत ब्रीफ में मैक्स टू मैक्स 2 क्लासेस में खत्म करेंगे। आज हम जो भी पॉसिबल थ्योरी वाला पार्ट है उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद विल स्टार्ट कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी अपनी इस रेस में, है ना। आज हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में जो भी मैं अभी पढ़ाने वाला हूं ना, आज की जो पूरी क्लास होगी इट विल बी प्योरली कॉन्सेप्ट बेस्ड। बस ध्यान से एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ते जाना। अगर कोई लगता है मैं बीच में क्वेश्चंस बता रहा हूं, प्रॉब्लम बता रहा हूं, तो अपने मन से कोई सा भी एग्जांपल लिखना, खुद से सॉल्व करके देखना, और वो भी जो भी रूल हो, डिविजिबिलिटी का रूल हो या कुछ भी रूल हो, उसको इंप्लाई करके देखना, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक्स पे उतर के आ जाता हूं, ठीक है। नंबर्स, मैं हमेशा वही बोलता हूं, जब पढ़ ही रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, तो हमेशा बेसिक से पढ़ने की कोशिश करो। मैथ्स को समझ में भी आएगी, रिटेनिंग पावर भी आपकी थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि अगर एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक याद करोगे तो थोड़े समय में भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं होगा तो। पर अगर बेसिक्स आपके क्लियर हैं तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आनी, आप अच्छे टाइम तक रिटेन भी कर पाओगे और आसानी से क्वेश्चंस को भी सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है ना जो मैं बोलता हूं। नंबर सिस्टम का पूरा चार्ट समझाने वाला हूं, जितना सिंपलेस्ट तरीका मेरे को समझ में आता है उससे समझाता हूं, ठीक है। आज के बाद आपका जो होता है ना कि व्हाट इज इवन, व्हाट इज ऑड, व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट, एटलीस्ट ये वाला डाउट तो नहीं आएगा, ठीक है। एक ही क्लास में एकदम चकाचक चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वो चीज अज्यूम करना, ठीक है। आपके पास एक बकेट है, ठीक है, उसमें मैंने दुनिया भर के सारे नंबर्स डाल दिए हैं। अब हमें बस प्योरिफिकेशन करना है। मैं छन्नी से छानूंगा और बकेट्स में डालता जाऊंगा, ठीक है। अब मैंने क्या लिया, सबसे बड़ा बकेट लिया, उसमें सारे के सारे नंबर्स डाल दिए। अब नंबर्स ब्रॉडली केवल 2 ही टाइप के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज रियल नंबर, नंबर 2 इज इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं, नंबर 1 इज रियल और नंबर 2 इज इमेजिनरी, ठीक है। देखो बहुत सिंपल तरीका है, जैसे अगर इसको ऐसे पढ़ोगे ना तो नंबर्स तो नहीं भूलोगे कभी भी, ठीक है ना। अब मैंने लिख लिया रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। अब सर मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा नंबर रियल है, कौन सा नंबर इमेजिनरी है? तो मेरे पास है एक बहुत सुंदर सी मशीन, वही मशीन जिसमें एक तरफ से आलू डालते हैं और दूसरी तरफ से, ऐसी मशीन नहीं है। इसमें क्या होगा, आप एक तरफ से नंबर डालोगे, दूसरी तरफ से you'll get to know कि कौन सा नंबर रियल नंबर है, कौन सा नंबर इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। एक्चुअल में इस मशीन की फंक्शनिंग समझो पहले क्या है। ये मशीन में आप जो भी नंबर डालोगे वो सबसे पहले उस पर ब्रैकेट लगाएगी, ठीक है, और उसका स्क्वायर कर देगी। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए, जब भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो 2 ही कंडीशन होती है, या तो वैल्यू पॉजिटिव आती है या तो वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, दुनिया के सारे नंबर, जितने भी नंबर हैं, वो सारे नंबर को ब्रॉडली केवल 2 ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कौन सा नंबर रियल है, कौन सा इमेजिनरी नंबर है? उसके लिए मैंने क्या किया, एक मशीन का इस्तेमाल किया, ठीक है। अब हम इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे हैं। इस मशीन की फंक्शनिंग क्या है कि ये हम इस मशीन में जो भी नंबर डालेंगे, दिस इज द मशीन, ठीक है।
इस मशीन में जो भी नंबर डालते हैं उस पर ब्रैकेट लगाती है और उसका स्क्वायर करती है। प्रॉपर्टी हमको पता है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू या तो पॉजिटिव आती है तो नेगेटिव आती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख ले रहा हूँ। ठीक है, -2, 2, √2, √-2। टेस्टिंग के लिए मैंने ये 4 वैल्यूज ले ली। ठीक है, अब मैं एक एक वैल्यू को इसमें डालूंगा, देखते हैं क्या आउटकम निकलता है। अब खुद ब खुद बताओ, -2 का अगर मैं ब्रैकेट लगा के स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है, सेम अगर 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सॉरी +4। 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, +4 आएगा। सेम √2 का स्क्वायर करूंगा तब क्या आएगा, 2 आएगा प्लस का। अब थोड़ा ध्यान देना, जब मैं √-2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास कैसी वैल्यू आएगी, हम सभी को पता है जब भी किसी वैल्यू का रूट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, क्या बचता है, अंदर वाली वैल्यू। पर क्या वैल्यू नेगेटिव आ रही है, देखो ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, मुझे रियल या इमेजिनरी का पता लगाने के लिए क्या करना है, नंबर का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देना है। मेरे पास जो वैल्यूज थी टेस्टिंग के लिए, मैंने सबका ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया। इन 3 वैल्यूज का स्क्वायर करने पर मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिली, पर एक वैल्यू ऐसी थी जिसका मैंने जब स्क्वायर किया तो कैसी वैल्यू मिली, नेगेटिव वैल्यू मिली। हेंस ऑल दी वैल्यूज जो पॉजिटिव आती हैं वो सारे होते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब -2 इज रियल नंबर, 2 इज रियल नंबर, √2 इज रियल नंबर। ठीक है, पर ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू कैसी आई थी, नेगेटिव आई थी, वो कौन से होते हैं, इमेजिनरी। मतलब इमेजिनरी इनमें से कौन सा हो गया, √-2। ठीक है, तो बस इतना से याद रखना। अब रियल इमेजिनरी तो एटलीस्ट आपको कभी नहीं भूलना है, जो भी नंबर मिले उसका स्क्वायर करके देखो, वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रियल नंबर, नेगेटिव आती है तो इमेजिनरी नंबर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको बस समझते जाना है ना कहीं तो ये जरूर काम करेगी क्वेश्चंस में। यहां नहीं तो अगर आप सीडीएस का एग्जाम दोगे तो उसमें काम करेगी, सीजीएल का एग्जाम दोगे तो उसमें काम करेगी। पर ये कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, आपके बेसिक्स जितने अच्छे होंगे ना मैथ्स उतनी अच्छी होगी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ठीक है, और बेस जितना अच्छा है, बेसिक जितना क्लियर है, क्वेश्चंस उतनी आसानी से सॉल्व होंगे। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब रियल और इमेजिनरी हमें अच्छे से समझ में आ गया। रियल नंबर में मुझे समझ में आया, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करता हूं, पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो रियल नंबर है, नेगेटिव मिलती है तो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, इसकी हमें पढ़ाई करनी है अब रियल नंबर की अच्छे से। इमेजिनरी नंबर अगर आप एनडी का एग्जाम देते हो ना तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होता है, इसमें आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो। जैसे x + i y की फॉर्म में लिखते हैं, आई यहाँ पे आयोटा होता है जिसकी वैल्यू √ जैसे i से रिप्रेजेंट करते हैं, √-1 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें बस मैक्स टू मैक्स इस वैल्यू को याद कर लो। ये भी तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हमें केवल ये वाला पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर, सारा का सारा खेल हमारा इसी का ही है, रियल नंबर का। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मुझे इतना तो पता लग गया कि नंबर्स को मैं 2 बड़े ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, रियल नंबर या तो इमेजिनरी नंबर, है ना। रियल नंबर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 1 इज रेशनल, पूरा चार्ट ऐसे ही बनाना। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। अब ये ना कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, तुमसे कोई डायरेक्ट पूछता है रेशनल नंबर तो एकदम क्लियर कट, एकदम शीशे की तरह चमकते हुए आंसर करो। अब देना थोड़ा सा ध्यान, है ना, अब थोड़ी समझने वाली बात है। रियल नंबर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रेशनल और इर्रेशनल, है ना। अब रेशनल और इर्रेशनल को अच्छे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 टर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, उन टर्म्स को समझो। सबसे पहली है टर्मिनेटिंग और सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। कुछ लोगों को ये पता होगी, पता इसलिए होगी क्योंकि आपने पढ़ाई की है, अगर पढ़ाई नहीं की है तो ध्यान दीजिए। अब देखो टर्मिनेटिंग नाम से ही क्लियर है। अब मैं यहाँ पे 5 से 6 वैल्यूज लिख रहा हूं, मैंने लिखा 3.4, 3.47, 347, 3.4444 and so on, 3.43269 and so on। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो इनमें से कौन सी वैल्यू टर्मिनेटिंग है, कौन सी नॉन टर्मिनेटिंग है? बहुत इजी है, बच्चों वाला काम है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, एक फिक्स वैल्यू आ गई मेरे पास, 3.4 एक फिक्स वैल्यू है ना, 3.47 फिक्स है ना, 347 टर्मिनेटिंग नंबर है ना, फिक्स वैल्यू है ना। पर 3.444 कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। इज इट फिक्स? नहीं, आप जिंदगी भर भी कैलकुलेशन करते रहोगे वो 4 तक चलती चली जाएगी। सेम ये 3.43269 अगेन इट इज
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन फिक्स्ड, ठीक है। तो जो एक बार फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक है, ये सारी वैल्यू कैसी होती है, टर्मिनेटिंग वैल्यूज होती हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज कैसी होती हैं, जो वैल्यू टर्मिनेट नहीं हुई, ठीक है, फिनिश नहीं हुई, वो आगे भी बढ़ती चली जाती है, ऐसी वैल्यूज को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज। अब टर्मिनेटिंग की बात तो यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। मैं एक ही बार में लिख देता हूं, जितनी भी दुनिया में टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं वो सारी कैसी होती हैं, रेशनल, ठीक है ना। अब तुमसे कोई भी पूछे बताओ इनमें से कौन सी रेशनल वैल्यू है, तो आंखें बंद करके बोलना कि सर ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। और रेशनल क्यों है, क्योंकि सारी वैल्यू कैसी हैं, टर्मिनेटिंग वैल्यूज हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग पे फिर से ध्यान दो, है ना। टर्मिनेटिंग तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। बेस क्लियर करना है। बेस क्यों क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज अगेन दो टाइप के होते हैं। नंबर वन इज रिपीटिंग, कभी कभी इसको प्यार से रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग, इसको भी प्यार से नॉन रिकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग का क्या सिलसिला है वो समझते हैं। देखो मैंने क्या बताया कि रियल नंबर के अंदर दो डिवाइडेशन है, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। और रेशनल इरेशनल को समझने के लिए हम समझ रहे हैं ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग बहुत आसानी से समझ में आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग अगेन दो टाइप्स का है। पहले मैं नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है। पीछे से उठा लेता हूं, 3.444, 3.4732 एंड सो ऑन, 3.42624262 एंड सो ऑन, 3.353535 एंड सो ऑन, ठीक है। पहले तो पहला क्वेश्चन क्या पूछूंगा, ये सारी नॉन टर्मिनेटिंग है, सारी नॉन टर्मिनेटिंग है। पर अब मुझे इनमें से आइडेंटिफाई कौन सा करना है कि कौन सा रिपीटिंग है और कौन सा नॉन रिपीटिंग है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मुझे केवल वैल्यूज पे ध्यान देना है, ठीक है। डेसिमल समझ सभी को समझ में आता है, इसको बोलते हैं डेसिमल, ठीक है, दशमलव। हमेशा दशमलव के ठीक बाद, डेसिमल के तुरंत बाद अगर आपकी वैल्यूज एक सेम साइकिल पर रिपीट हो रही हैं और लगातार रिपीट हो रही हैं तो वैसी वैल्यूज होती हैं रिपीटिंग वैल्यूज, ठीक है ना। देखो जैसे डेसिमल के तुरंत बाद क्या आ रहा है, 4 4, आगे भी क्या आता जाएगा 4, तो 3.44 इज व्हाट, दिस इज रिपीटिंग वैल्यू, ठीक है। 3.47329, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। डेसिमल के तुरंत बाद देखो तो ये कैसी है, दिस इज नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगी, इस वाली कैटेगरी में जाएगी, है ना। 3.42624262, भले ही यहाँ पे देखो पहले तुम क्या बोलोगे सर यहाँ पे 47329 था, पर वहां कोई पैटर्न थोड़ी था। यहाँ देखो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 4262 देन 4262, क्या रिपीटेशन है, हाँ रिपीटेशन है। तो ये किस खाते में जाएगा, ये जाएगा रिपीटिंग के खाते में। क्या यहाँ पे भी कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, 353535 फॉलो हो रहा है, तो ये भी किसके खाते में जाएगा, इसके खाते में जाएगा। अगर ऐसा होता कि 3.353535 के बाद आ जाता 9 और उसके बाद चलता रहता है आगे, फिर ये किसके खाते में जाता, थोड़ा दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला, रिपीट होना चाहिए साइकिल और रिपीट होते रहना चाहिए, इनफाइनाइट तक वो साइकिल रिपीट होना चाहिए। तो क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। पहले तो फॉलो हुआ 353535, उसके बाद क्या आ गया, 9 आ गया, तो दिस इज नॉट रिपीटिंग। ये किसके खाते में जाएगा, ये जाएगा नॉन रिपीटिंग के खाते में। तो आई होप ये रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग में तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। अगर डेसिमल के बाद रिपीटेशन चल रहा है तो रिपीटिंग, डेसिमल के बाद अगर कोई रिपीटेशन कोई साइकिल फॉलो नहीं हो रहा है तो नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के हो गए। अब मैं आ जाता हूं फिर से अपने चार्ट के पास वापस, ठीक है। अब हम रेशनल को एक ही बार में समझ जाएंगे, ठीक है। रेशनल में सबसे पहले तो देखो लिखा है रेशो, RATIO लिखा है ना, तो सारे के सारे रेशोज तो आ जाएंगे, ये तो हमने पहले भी बच्चों वाली क्लास में ही पढ़ लिया था। कोई भी नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, जिसमें Q 0 नहीं होना चाहिए, ये भी देखा है ना हमने, Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब Q इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा क्यों लिखा होता है वो भी समझ लो। आप सभी को देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर Q 0 हो जाएगा, P के अपॉन में अगर 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाता है, इट इज नॉन डिफाइंड, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं बोलते हैं, ये भी मैं तुम्हें एक बार क्लास में समझाऊंगा। 1/0 इज नॉट इनफाइनाइट, इज अनडिफाइंड, ठीक है। तो क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा इसलिए हम Q को क्या नहीं लेंगे, 0 वाला। अगर कहीं पे Q 0 होगा तो दैट वुड नॉट बी रेशनल नंबर, ठीक है, सीधी सी बात ये है। इसलिए हमने पहली कंडीशन लिख दी है
वो सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, पर वहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, सारे टर्मिनेटिंग नंबर्स। अभी हमने पढ़ा ना, इतना दिमाग मारा, अपना माथा पच्ची किया दो चीजों को समझने के लिए, भी अपनी कॉपी में लिख लेना है ना आराम से, कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, और दोनों के एक एग्जांपल लिख लोगे तो ये भूलोगे भी नहीं, ठीक है। आराम से टर्मिनेटिंग भी क्लियर। इसके बाद इसमें नॉन टर्मिनेटिंग वाले भी आते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, सारे पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने वाले रेशियोज, सारे टर्मिनेटिंग नंबर भी रेशनल नंबर है। उसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं, मतलब अगर कहीं पे लिखा हुआ है 3.444 एंड सो ऑन, 3.35 35 35 एंड सो ऑन, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप के थे ना, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो रिपीटिंग वाले नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, वो भी किस में आएंगे, वो अपने इसी में आएंगे, रेशनल नंबर में, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, ये वाले नंबर भी किस में आएंगे, रेशनल नंबर में आएंगे, इसीलिए समझाया था। तो नॉन टर्मिनेटिंग में भी जो रिपीटिंग होंगे वो कैसे होंगे, वो रेशनल होंगे। अब जो बचा हुआ कचरा है उसको डाल देते हैं इर्रेशनल में। मतलब इर्रेशनल में क्या आएगा, सबसे पहले तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। मतलब 3535 के बाद जब 9 आ गया था ना, कोई साइकिल फॉलो ही नहीं हो रहा है, कुछ भी लिखा है ऑप्शन नाम नंबर, वो कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग जो हो, ठीक है, दोनों फॉर्म। इसके अलावा वो सारे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे अगर यहीं पे लिखा है √4, कहीं परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर इसकी वैल्यू आ जाएगी, फिक्स आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 2। कहीं पे लिखा है √25, ये भी परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई 25, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, 5, ठीक है। पर अगर मैं कहूं √2, √3, ठीक है, √7, √13, ये सारी वैल्यूज कैसी होंगी, इर्रेशनल, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यूज निकालोगे एट द रूट की, तो डेसिमल के बाद सेम ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाली वैल्यू बनती है ना। हम जो पढ़ लेते हैं 2.303 और कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू 1.404 है ना, वो सारी क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, ठीक है। वो हमने एक ले लिया, जैसे हम पढ़ते थे ना, कौन सा था, परफेक्ट नंबर, सार्थक नंबर बोलते थे उसको हिंदी में, आई डोंट नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसमें हम राउंड ऑफ करके कर लेते थे, तो दैट इज द राउंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। एक्चुअल में इनकी वैल्यूज कैसी आती है, इनफाइनाइट तक जाने वाली आती है, तो इसीलिए हम किसमें लिखते हैं इसको, इरेशनल। मतलब √2 इज इरेशनल, √3 इज इरेशनल, बट √4 इज व्हाट, रेशनल, ठीक है। एक चीज में और आती है जहां पे हमें कंफ्यूजन भी होता है और कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा है, जैसे अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आप मेरे को बताओ पाई 3.14 22/7, और पाई की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है इट इज समवेयर अराउंड 3.147692, कुछ ऐसी होती है, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट इट, बट वेल, अब मैं आपसे पूछूं इसमें से कौन सी रेशनल वैल्यू कौन सी इरेशनल वैल्यू है, एक ही बार में एक ही क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आप आंखें बंद करके बोल दोगे सर ये तो टर्मिनेटिंग है, तो इसमें चली जाएगी 3.14 इज रेशनल, तो ये तो हो गई रेशनल वैल्यू। 22/7, ठीक है। अब 22/7 सभी को पता है पाई की वैल्यू होती है, बट 22/7 क्या है, इज इट अ रेशियो, ये रेशियो है, हाँ है। मैंने भी क्या बोला, जितने भी रेशियोज हैं जो हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो सारे कैसे होंगे, रेशनल नंबर, इट इज अगेन रेशनल। पर हमेशा याद रखना पाई इज इर्रेशनल, ठीक है। आपके एसएससी के एग्जाम में भी, एफकेट के एग्जाम में भी, दोनों में ही पूछा जा चुका है ये पहले क्वेश्चन, ठीक है। पाई इज रेशनल और इर्रेशनल, तो पाई इज इर्रेशनल याद रखना है ना। अब ये वैल्यू लिखी है, इस पे तो हमने अभी इतना माथा पच्ची कर ही लिया है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में कैसी है, नॉन रिपीटिंग भी, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, नहीं फॉलो हो रहा है, तो कैसी वैल्यू है ये, इर्रेशनल वैल्यू है, ठीक है। 3.147692 मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पाई इज, ठीक है। तो अब देखो कहने को तो ये सारी पाई की वैल्यूज है, हम कहीं पे कहीं ना कहीं 3.14 भी लेते हैं पाई की वैल्यू, कहीं पे 22/7 भी लेते हैं पाई की वैल्यू, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सारी कैसी लेते हैं हम, एस्टिमेटेड वैल्यू लेते हैं, है ना। 22/7 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। इज इट क्लियर। तो यहां तक हमने रेशनल और इरेशनल तो बहुत अच्छे से समझ लिया, अब जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और जैसे समझ में नहीं आ रहा है ना, तो अपने ऊपर एक एहसान करना कि वीडियो फिर से जरूर देखना है ना, मतलब इफ यू आर जस्ट नो स्टडीइंग दिस चैप्टर नंबर सिस्टम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो आप अपने ऊपर सबसे बड़ा एहसान क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को एटलीस्ट तो 2 बार देखना, है ना। और अगर हो चुका है रिवीजन कर रहे हो तो
2x वाला ऑप्शन किस लिए दिया है भाई, इस्तेमाल करिए आप उसका, है ना, इस्तेमाल करिए और जंग जीत जाइए। तो अभी तक हमने नंबर्स को छाना छनी लगा के या तो इमेजिनरी रियल नंबर में पार्ट डिवाइड किया, रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, रेशनल इरेशनल। रेशनल में सारे रेशोज भी आ गए, सारे टर्मिनेटिंग नंबर भी आ गए, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाले भी रेशनल में आ गए। इरेशनल में कौन सा है, कचरा। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी, और साथ में पाई भी उसी के खाते में गया, और ऐसे सारे नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे वो भी किसमें गए, इरेशनल नंबर में गए। अब आ जाते हैं हम रेशनल नंबर पे, इसका फर्क और आगे डिवाइडेशन करते हैं ना। रेशनल नंबर को हम वैसे तो डायरेक्ट इंटीजर पे आ सकते, चलो फिर भी डिवाइड कर लेते हैं। रेशनल को मैंने लिख दिया इंटीजर, इंटीजर्स, और दूसरा फ्रैक्शन डेसिमल एक ही साथ रख देते हैं ना, फ्रैक्शनल ऑब्लिक डेसिमल। मतलब मैंने फ्रेश नंबर सारे एक साइड में निकाल लिए। रेशनल में देख तो वो हमारे पास अब सारे नंबर आ गए ना, 3 भी रेशनल होता है, 3.2 भी रेशनल होता है, 3/4 भी रेशनल होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक छन्नी लगा दी मैंने, मैं कहा जो एकदम परफेक्ट, एकदम स्मार्ट जेंटलमैन टाइप जो नंबर से मैंने सारे एक साइड में निकाल लिए, 3, 4, 5, 6 एक साइड में, 3.2, 3.3, 3/4 ये सारे एक साइड में, सारे के सारे नंबर मैंने एक साइड में कर दिए। अब इंटीजर्स है ना, ये अपने जीसी हैं, जेंटलमैन कैडेट है ना, एकदम रापचिक स्मार्ट लोग, ठीक है। अब ये इंटीजर्स फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ना, ये तो आप सभी को पता है, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यार ये तो बहुत सीधी सी बात है, 1, 2, 3 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे के सारे नंबर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। -1 से लेकर -2 और माइनस इंफिनिटी तक के सारे नंबर कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर हैं। जीरो तो अपना जीरो है ही, ठीक है। रेशनल के बाद ये दोनों चीजें क्लियर हो गई। फ्रैक्शनल में मैं एग्जांपल नहीं लिख रहा हूं, बोल दे रहा हूं, जितने यार फ्रैक्शन डेसिमल मतलब फ्रेश नंबर के बाद बीच में बचे हुए जितने भी नंबर हैं वो सारे फ्रैक्शन और डेसिमल में आ जाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, अब हम आते हैं तुम्हारे जो छोटी छोटी चीजें थी जो तो आपको कभी कभी दिक्कत देती हैं उनके ऊपर। अब थोड़ा ध्यान से सुनो, है ना, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, मतलब फर्स्ट नेचुरल नंबर इज 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसी की तरह प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर किसमें आ जाएंगे, रेशनल नंबर में आ जाएंगे। वाह, चाहने वाले लोग बढ़ते जा रहे हैं, नो इशू। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स किसमें आएंगे, नेचुरल नंबर में, या फिर उल्टा बोल सकता हूं, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और नेचुरल नंबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो 1 से स्टार्ट होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं जीरो नेचुरल नंबर है या नहीं है, तो अगर आपने बोल दिया कि नेचुरल नंबर है तो मुबारक हो, आप गधे हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस नेचुरल नंबर वाली सीरीज में जीरो को भी ऐड कर लूं तब मुझे क्या मिलेगा, होल नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब होल नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जीरो भी श्रेणी में शामिल हो चुका है, तो ये 0 से स्टार्ट होंगे, कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक के सारे नंबर, ठीक है। इतना क्लियर है। मैंने क्या किया, रेशनल नंबर के 2 पार्ट किए, इंटीजर और फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, इंटीजर मतलब जेंटलमैन कैडेट टाइप, लिख मत देना, ये केवल अपनी समझ के लिए था, ठीक है। तो जितने भी स्मार्ट नंबर, फुल एकदम बढ़िया फ्रेश नंबर्स थे, उनको मैंने लिखा इंटीजर्स। इंटीजर्स अगेन 3 पार्ट्स में मैंने डिवाइड की, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, या सारे नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अगर नेचुरल नंबर में मैं जीरो को भी ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाते हैं। मतलब बेसिकली नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब थोड़ा बस बढ़ते हैं जिंदगी में आगे। अब फाइनली मैं होल नंबर्स तक पहुंच चुका हूं, या ये भी कह सकता हूं कि जो नंबर्स में हमारा आज तक का कंफ्यूजन था वो दूर हो जाएगा, ठीक है। बस कुछ क्षणों की बात और है। नाउ अब होल नंबर को मैं, इसमें मैं 4-5 चीजें एक ही बार में पढ़ लूंगा। इवन से स्टार्ट कर लेते हैं। इवन क्या है, ऑड क्या है, प्राइम क्या है ना, कॉम्पोजिट क्या है, वो भी बताऊंगा। अभी ये को प्राइम क्या होता है, ट्विन प्राइम क्या होता है ना, एकदम तैयार रही है ना। इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इवन नंबर कुछ लोग बोलते हैं 2 से शुरू होता है, और 2 के सारे मल्टीपल्स जो होते हैं
उन्हें इवन नंबर बोलते हैं। मतलब बेसिकली एनी नंबर, कोई सा भी एक नंबर लें और हम उसे 2 से डिवाइड करें, उसके बाद कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो आप इसमें से कोई सा भी नंबर लो, 2 का मल्टीपल, ठीक है, और उसे अगर आप 2 से डिवाइड करोगे और 0 रिमाइंडर बचा अगर, तो देखो 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, लगातार चलता रहेगा। रिमाइंडर हमेशा कितना बच रहा है? 0 बच रहा है। तो अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो मुबारक हो, इवन नंबर आपको मिल चुका है। पर एक बात याद रखना, 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर। कैसे? मैंने डेफिनेशन क्या बोली इवन नंबर की? इवन नंबर की डेफिनेशन ये नहीं होती है कि 2 के सारे मल्टीपल्स, ठीक है, उससे भी 0 आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 0 से करो तो 0 ही आएगा, है ना। मल्टीपल्स तो वो हो ही सकते हैं यार। मैं बोलूँ कि 7/4 2 का मल्टीपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 × 7 14/4 लिख दिया मैंने, हो गया 2 का मल्टीपल, ठीक है। पर एकदम ऑथेंटिक, जिससे हमारा कहीं पे गड़बड़ ना हो, उसको मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कोई सा भी नंबर लूँ, उसको 2 से डिवाइड करूँ और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचना चाहिए, तो नंबर वो कैसा है? इवन नंबर है, ठीक है। तो सेम 0, अगर 0 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, आंसर 0 ही आएगा, है ना। तो इसीलिए 0 भी इवन नंबर में आता है। ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या है? ऑड नंबर की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, होल नंबर पूरे के पूरे उठाओ, उसमें से सारे इवन नंबर उठाते जाओ, जो बच गया उसको भर के कटोरी में डाल दो, वो सारे के सारे हो गए ऑड नंबर। मतलब यहाँ क्या क्या बचा? 0 के बाद 1 बचा है तो लिख दिया 1, 3 बचा है, 5 बचा है, 7 बचा है, 9 बचा है, 11 बचा है, एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कैसे हो गए? ऑड नंबर हो गए। अब प्राइम और कंपोजिट को एक ही बार में समझ सकते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर की 2 शर्तें हैं, ठीक है। पहली शर्त, मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 फैक्टर्स, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 फैक्टर्स होने चाहिए। मैंने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखा है, क्यों लिखा है वो भी बताऊंगा अभी, है ना। प्राइम नंबर में सबसे पहले लेता हूं मैं 2, ठीक है। देखो अब 2 के कितने फैक्टर्स हैं? 2 का एक फैक्टर आएगा 1, दूसरा फैक्टर क्या आएगा? वो खुद 2। 3 भी ले सकते हैं, 3 का एक फैक्टर क्या आएगा? 1, दूसरा क्या आएगा? 3। 4 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 के कितने फैक्टर्स आ जाएंगे? देखो 1 तो है ही, 2 भी है और साथ में 4 भी है, ठीक है। तो कितने चले गए? मैंने क्या बोला था? मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2 ही फैक्टर होने चाहिए। यहाँ कितने हो गए? 3। तो 4 इज नॉट द प्राइम नंबर, ठीक है। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 5। 5 के बाद क्या आएगा? 7। 7 के बाद क्या आएगा? 9। नहीं आएगा। 9 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 9 के आगे कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 3। 9 का एक फैक्टर हो गया 1, दूसरा हो गया 3 और तीसरा क्या हो गया? 9। तो 9 के भी कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गया। पर मुझे मैक्सिमम कितने फैक्टर चाहिए? 2 से ज्यादा फैक्टर्स नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 9 नहीं आएगा, इसके बाद में 5 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 7 आएगा, ठीक है। ये सारे नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अब करते हैं कॉम्पोजिट की बात। कॉम्पोजिट के लिए बस इतनी शर्त है कि मिनिमम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकता हूं, मोर देन 2 फैक्टर्स। कैसे ही बोल लो, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब कितना हो गया? 3 होने चाहिए, और मिनिमम 3 होने ही चाहिए। कैसे? एग्जांपल लिखते हैं 4। 4 के कितने फैक्टर्स आएंगे? 3 फैक्टर्स आएंगे। सेम 6, 8, 10, है ना। ये सारे के सारे नंबर कैसे हो गए? कॉम्पोजिट नंबर हो गए, ठीक है। तो प्राइम कॉम्पोजिट की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको जो भी नंबर दिया गया है, अगर उसके 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, केवल 2 फैक्टर्स आ रहे हैं, मतलब वो नंबर केवल खुद से डिवाइड हो रहा है, या तो 1 से डिवाइड हो रहा है, तो हो गया प्राइम। अगर उसके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, ठीक है, 3 फैक्टर आ रहे हैं, तो वो कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। मैंने यहाँ पर एक चीज कम लिखी, आपको यहाँ पे कहीं भी 1 नहीं दिख रहा होगा। 1 ना प्राइम में आया ना कॉम्पोजिट में आया, तो भाई इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो इसे नोट में लिख लेना, 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है। यहां पर स्थिति जो 1 की है वो किसकी तरह है? वो धोबी के कुत्ते की तरह है, ना ये घर का है ना घाट का है, ठीक है। इसीलिए भी मैंने यहां पे क्या लिखा था? मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 फैक्टर्स, ठीक है। वरना तो मैं 1 को भी लिख देता। लो 1 के कितने फैक्टर आएंगे? 1 का एक ही फैक्टर आएगा क्या? 1, ठीक है। तो क्या ये प्राइम में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि प्राइम की डेफिनेशन क्या है? उसमें मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए? मिनिमम 2 फैक्टर भी होने चाहिए। क्या इसके 2 फैक्टर हैं? नहीं है, तो ये प्राइम में भी नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 2। तो ये प्राइम की शर्त थी। कॉम्पोजिट की तो शर्त ही है 2 से आगे होनी चाहिए, उससे पहले तो बात ही नहीं होगी। इस बेचारे के पास तो एक ही है, तो ये गरीब भी है, ठीक है। इसीलिए गरीब नहीं बनना देगा। गरीब की कोई इज्जत नहीं, ना प्राइम में रख रहे हैं ना उसको कॉम्पोजिट में रख रहे हैं, ना नेदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ठीक है।
दूसरी चीज अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है, ये जो नोट लिखा रहा हूं ना, ये सब पे पेज क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, दीज आर द एक्सेप्शंस नहीं, सॉरी, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो प्राइम में क्या आपको इवन नंबर दिख रहा है? यस, 2। क्या 2 के अलावा कोई और इवन नंबर दिख रहा है प्राइम वाली सीरीज में? नहीं। तो 2 ही एक ऐसा अकेला इवन नंबर है जो प्राइम नंबर भी होता है, ठीक है। यहां पे लिख लेना ध्यान से, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। पूरे संसार में केवल 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है और प्राइम नंबर है। उसके अलावा तो देखो 2 के बाद इवन में क्या आता है? 4 आता है। 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3 फैक्टर हो गए, तो किसमें चला गया? कॉम्पोजिट में चला गया, ठीक है। तो प्राइम की नंबर की पूरी सीरीज में एक 2 ही इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर है, ठीक है। प्राइम खत्म, कॉम्पोजिट खत्म, चलो बहुत बढ़िया बात है। ट्विन प्राइम भी समझ लो, और को प्राइम भी समझ लो। ट्विन प्राइम को प्राइम का मतलब सेट समझो पहले, है ना, ये हमेशा हम सेट में ही काउंट करेंगे, मतलब 2 नंबर्स का सेट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 3, क्या लिख सकता हूं नेक्स्ट? 5 7, और लिख लेते हैं 9 11, ठीक है। यहां पे भी 3 ऑब्जर्वेशंस वाली चीज है। पहला, ट्विन प्राइम का मतलब बेसिक सा इतना है, पहले तो प्राइम नंबर की कंडीशन समझ लो। प्राइम नंबर के लिए मैंने क्या बोला? मिनिमम या मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मतलब सीधी सी बात है, ऐसा नंबर जो केवल खुद से डिवाइड हो या तो 1 से डिवाइड हो। को प्राइम ट्विन प्राइम में भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आपके पास 2 नंबर का एक सेट होगा, जैसे यहाँ पे है 2, 3, 5, 7, 9, 11। पहली शर्त यह है कि इनमें एक भी चीज कॉमन नहीं आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम 1, मतलब एक के अलावा और भी कोई फैक्टर कॉमन होना ही नहीं चाहिए। देखो 2 और 3 में कुछ भी कॉमन आ रहा है 1 के अलावा? नहीं। 5 और 7 के में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, एक ही 1 ही फैक्टर है केवल। 9 11 में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, 1 फैक्टर है। पर अगर लिखा होता 7, 14, तो फिर यहाँ पे बात ही नहीं करते हम को प्राइम या ट्विन प्राइम की, ठीक है। तो फिर ये कहीं का नहीं है, फिर से अगेन दिस इज धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो हमें ऐसे पेयर की बात करनी है जिनका केवल एक ही फैक्टर हो, वो 1 हो, ठीक है, मतलब उनमें कोई भी चीज कॉमन ना है। अब ट्विन प्राइम को प्राइम कैसे पता लगाएंगे? सीधी सी बात है, अगर ऐसे नंबर लिखे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। 9 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है? 2। दीज आर दी ट्विन प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? को प्राइम का सिंपल सा मतलब है उन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। को प्राइम की एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको लिख लेना है ना, पेयर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये समझने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, ठीक है। पेयर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर विल ऑलवेज बी को प्राइम। मैंने क्या बोला? कोई भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का पेयर हमेशा क्या होता है? को प्राइम होता है। अब तुम कोई सा भी नंबर लो दुनिया का कंसेक्यूटिव, मैंने लिख लिया 67 68 या 24 25 या 33 34, कोई सा भी नंबर लो, बस कंसेक्यूटिव होना चाहिए एक के बाद एक। तुम चाहे 1001 1002 लो तब भी, ठीक है, 1 करोड़ 1 करोड़ 2 लो तब भी, ठीक है। तो जब भी आप कभी कंसेक्यूटिव नंबर लोगे ना, उनमें कभी भी वो हमेशा कैसे होंगे? को प्राइम पेयर ही होंगे, वो उनमें कभी कोई चीज कॉमन नहीं है। देख लो 67 68 में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। 24 25 में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है। 33 34 में कुछ भी कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये लाइन लिखी थी, कोई से भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का पेयर कभी भी, आप कभी भी देख लो, हमेशा कैसा होगा? वो को प्राइम पेयर होगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी विल डू, हम डिविजिबिलिटी रूल को समझेंगे, ठीक है। नाउ अब थोड़ा सा समरी के रूप में थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने सबसे पहले आपको बताया नंबर्स, सारे नंबर्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कैसे डिवाइड करेंगे उसके लिए मैंने आपको एक मशीन दी थी, जिसमें एक तरफ से आप नंबर डालेंगे, दूसरी तरफ से आपको पता लगेगा कि वो रियल है या इमेजनरी है। तो नंबर सबसे पहले किसमें डिवाइड हुए थे? चार्ट की वजह से समझ लेते हैं और अच्छे समझ में आएगा। रियल और इमेजनरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किए थे हमने, है ना। रियल इमेजनरी का पता लग गया, पॉजिटिव है तो रियल, नेगेटिव आई वैल्यू तो इमेजनरी। अब रियल और इमेजनरी को, सॉरी, रियल नंबर को मैंने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन सा? रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल में मैंने क्या बताया? 3 मापदंड है उसके, अगर वो रेशो है तब भी वो रेशनल होगा, अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर है तब भी वो रेशनल नंबर होगा, और अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला है तब भी वो कैसा होगा? रेशनल होगा। और बचा हुआ जो खिचड़ी बची, कूड़ा बचा, वो क्या आ गया? इरेशनल में। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ जो नॉन रिपीटिंग भी है, दर्दनाक है, बेकार नंबर है, वो इरेशनल है। उसके साथ में
ऐसे स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ठीक है, ऐसे रूट से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, वो भी इरेशनल में आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस पाई इज ऑल्सो इरेशनल, पाई की ओरिजिनल वैल्यू इज ऑल्सो इरेशनल। उसका फिर मैंने क्या किया, इस रेशनल नंबर को फर्दर डिवाइड कर दिया था, है ना। रेशनल नंबर को तो फर्दर डिवाइड किया था तो क्या क्या आया था हमारे पास, इंटीजर ऑफ फ्रैक्शन। मैंने क्या किया, फिर से वही अपने जेंटलमैन कैडेट्स को साथ में एक साइड में निकाल दिया, चमकते हुए सितारों को, और थोड़ा जो कॉन्फ्रेंस आउट और स्क्रीन आउट थे उन बद्दों को भी साइड में कर दिया, इन लोगों को थोड़ी और मेहनत करनी है, ठीक है। इंटीजर्स को मैंने अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैंने बताया जितने पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। मतलब इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। अगर उन्हीं नेचुरल नंबर में मैं जीरो को भी ऐड कर दूं तो वो होल नंबर बन जाते हैं। हेंस होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। अब फिर मैंने होल नंबर में से सारी कहानी निकाल ली। सबसे पहले बताया इवन, ऐसा कोई भी नंबर जो हम 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए तो इवन। बचे हुए सारी खिचड़ी ऑड। प्राइम में क्या होना चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मिनिमम भी 2 फैक्टर चाहिए वरना तो फिर 1 भी प्राइम में आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम या मैक्सिमम 2 फैक्टर होने चाहिए तो वो प्राइम है। कॉम्पोजिट के लिए क्या होना चाहिए, मोर देन 2 हो या 3 हो, मिनिमम 3 हो, कैसे भी बोल लो उसको, मतलब बेसिकली 2 से ज्यादा ही होने चाहिए हमेशा, ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट में आ जाएगा। को प्राइम ट्विन प्राइम का मतलब क्या था, पहली बात तो एक ऐसा पेयर लेना है जिसमें कुछ भी कॉमन ना आता हो, ठीक है। अगर 2 का डिफरेंस है तो ट्विन प्राइम में रख दो। अगर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं तो वो को प्राइम में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हमारी नंबर सीरीज की कहानी समाप्त होती है। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट आई विल ट्राई कि डिविजिबिलिटी रूल और यूनिट डिजिट वगैरह जो भी थोड़े से कॉन्सेप्ट और बच्चे उनको फिनिश करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और हमारा नंबर सिस्टम फिनिश। अब मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, नंबर सिस्टम से जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं या जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको सॉल्व करा दूंगा। लास्ट में हमारे पास लाइव सेशंस भी हैं, ठीक है, उसमें हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे, पर ठीक है ना, व्हाट वन थिंग विच आई वांट फ्रॉम यू, उसको बहुत ध्यान से नोट कर लो। सबसे पहली चीज, जो लेक्चर जिस दिन आपको मिल रहा है उस दिन खत्म करना है, ये मैं हमेशा बताता हूं अपने बच्चों को, ठीक है। मतलब जिस दिन जितना मिल रहा है उसको खा के खत्म करो उसी दिन, ठीक है। ढेर लगाओगे तो खाना खराब भी होता है और आपसे एक बार में 10 दिन का खाना खाया भी नहीं जाएगा, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज, एग्जाम आपका है, यूनिफॉर्म आपको पहननी है तो मेहनत कोई और नहीं करने वाला, ठीक है ना। रिमाइंडर हमने आपको दिया करो, यू आर नॉट किड एनी मोर। एफ कैट की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम आप 22 साल की उम्र से तो ऊपर हैं, और भी मान लो तो आप पहली बार दे रहे हो तो 20 साल की उम्र से फिर भी ऊपर हो, तो यू आर अ मेच्योर मैन और लेडी, ठीक है। तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। मजाक मस्ती अपनी जगह है, मैं आपसे ज्यादा मजाक मस्ती करता हूँ, ठीक है, पर पढ़ाई के टाइम पे नहीं करता हूँ, ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे विच इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कुछ चाहिए, मेरे को वर्दी चाहिए, मेरे को कुछ करना है तो आई विल डू, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। तो बी सीरियस, अपनी जिम्मेदारी, अपने काम खुद ब खुद देखो यार, सीधी सी बात है ना। अगर मेरे को देना है ना एक्सक्यूज तो मैं हर चीज़ में दे सकता हूँ कि मेरा आज पढ़ाई में मन नहीं है, लेक्चर में मज़ा नहीं आ रहा है, लेक्चर में कम पढ़ाया सर ने, सर की मुझसे अच्छी नहीं लग रही थी आज, बोर्ड पे क्लियर नहीं दिख रहा था, सर ने इरेशनल की स्पेलिंग गलत लिख दी, या सर ने ये को प्राइम ऐसा नहीं होता है, क्रिटिसिज्म करना स्टार्ट कर दिया, तो यार ठीक है ना, मैं यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ तो आई एम हैविंग समथिंग, ठीक है, मेरे को कुछ ना कुछ तो आता है, दैट इज व्हाई आई एम हियर, नंबर 1। नंबर 2, एफ कैट की जो मैथमेटिक्स आती है यार, उसके हिसाब से मैं थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है, ये आपकी सीडीएस तक की मैथ्स कवर कर देगी ये वाले कॉन्सेप्ट्स तो, ठीक है ना, तो कम तो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा ही हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़, आप वही नज़र से अगर कोशिश करो ना कि सर ने 45 मिनट की वीडियो में 30 सेकंड में कुछ गलत बोल दिया था और बचे हुए 44 मिनट और 25 सेकंड में जो अच्छा पढ़ाया था उस पर फोकस कर लो, या तो है ना, दैट्स यू नो इट्स ऑल अबाउट चॉइस। या तो आप फोकस करो कि कहाँ पे 10 सेकंड की गलती हो गई थी, या आप किस चीज़ पे फोकस कर सकते हो जो बचे हुए टाइम में अच्छा पढ़ाया था, ठीक है ना, इट्स ऑल अबाउट चॉइस। वो आपका नजरिया और आपका नो जिस माहौल में आप पढ़े पले बड़े हो ना वो शो करता है, दैट्स ऑल अप टू यू। चौथी चीज, आज ही से एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा आप मैथ्स के लिए 10 घंटे, तो हो सकता है आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, ठीक है, तो आप कोशिश क्या करो, आप इंग्लिश और जीएस वाले पोर्शन पे फोकस करो। मतलब बेसिकली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइम टेबल, बिकॉज आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके, स्वेट एनालिसिस करके ना खुद से एक टाइम टेबल सेट करो, और प्लीज कसम खा लो विद्या पे हाथ रख के ना, किसी की कसम खा के उस टाइम टेबल को फॉलो करना है। और टाइम टेबल रोबोट जैसा तो बनाना मत है ना कि 3 से 4 उठूंगा, 4 से 5 वहां जाऊंगा, 5 से 6 जिम, 6 से 7 ये, 7 से 8 ये, 9 से 10 के बीच में सांस लूंगा, उसके बाद सांस लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाना जिसमें आपका खाना, सोना, खेलना, बाहर जाना भी इंक्लूडेड हो, ठीक है ना, अपने आप को भी टाइम देना है, पर ये भी नहीं है कि 3 घंटे की मूवी आप डेली देख रहे हो 45 दिन तक। बीच में कुछ यूट्यूब से करंट अफेयर्स पढ़ लो, ठीक है ना, एफ कैट के जो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको एसएसबी भी तो देना है ना,
पर प्लीज मेक अ शेड्यूल, ठीक है। जब तक शेड्यूल बना के ठीक से पढ़ाई नहीं होगी ना, होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। जादू केवल जादू ही होता है ना। यू वांट दैट वर्दी इन रियलिटी ना, तो फिर आपको मेहनत भी रियलिटी में करनी होगी, है ना। वेल, स्टार्ट वर्किंग फॉर योर सेल्फ। सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।